नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। और आज हम जनसंख्या भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक क्या हमारा है, जनसंख्या नीति। ठीक है, तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो हमें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर क्या है, 8860, ठीक है, 558530। ठीक है, तो इस पे आप जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टॉपिक का आज कैसा है, जनसंख्या नीति। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए जनसंख्या नीति, हमको पता है कि जनसंख्या नीति किस पर आधारित होगी। जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या होगा, आपको पता है कि जनसंख्या या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। ठीक है, तो ज़्यादा होगी जनसंख्या या फिर ज़्यादा या फिर कम होगी कहीं जनसंख्या, तो उसको हमको किस रूप में लाना है, हमको उसको लाना होता है अनुकूलतम जनसंख्या में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अनुकूलतम जनसंख्या जो है वही आदर्श स्थिति होती है। लेकिन विश्व के जो अधिकतर देश हैं वहाँ पे या तो अतिरेक जनसंख्या यानी ज़्यादा जनसंख्या है, या तो वहाँ पे जनाभाव यानी कि जनाभाव का मतलब जनसंख्या की कमी है वहाँ पे। ठीक है, तो वो ऐसी नीतियों को अपनाएंगे कि उनको जो है अनुकूलतम जनसंख्या प्राप्त कर सकें, यानी वो अनुकूलतम जनसंख्या की ओर बढ़ेंगे। अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो उसको कम करने का नीति अपनाएंगे, और अगर जनसंख्या कम है तो उसको जनसंख्या को बढ़ाने के लिए नीति को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भारत के संदर्भ में भी देखेंगे कि भारत में जो है किस तरह से जो है जनसंख्या नीति को जो है लागू किया जा रहा है और उसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लिखना कैसे है। तो जो विश्व के जो अधिकतर देश हैं, ठीक, विश्व के अधिकतर देश अतिरेक जनसंख्या यानी कि ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर। देखो शब्दों का आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग मालूम है तो बहुत सी जल्दी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और चीज़ें जल्दी याद होंगी और लंबे समय तक याद होंगी। ठीक है, तो नोट्स अब आप जब भी बनाएं आप, तो उसमें जो शब्दों का प्रयोग हुआ है या फिर करना है आपको, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं पता है तो फिर आपको क्या होगा, समस्या होगी। या हर चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। और यूपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस ये एग्जाम रट्टा मार के नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है। ठीक है, तो ऐसे में हमें किन चीज़ों पे फोकस करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने पे। वरना चीज़ें तो किताबों में भी लिखी हुई हैं, सब कुछ किताबों में अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, अपनी भाषा में नहीं लिखेंगे उसको, तब तक वो चीज़ें जो है आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए याद नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और ज़्यादा सिलेबस भी है, तो ऐसे में भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक अपना अच्छा शॉर्ट नोट तैयार करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम से पहले उसको जरूर रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो जो विश्व के जो अधिकतर देश हैं वो क्या है, या तो अतिरेक जनसंख्या है। ठीक है, अतिरेक जनसंख्या की स्थिति में है, व कुछ देश ऐसे हैं जो अल्प जनसंख्या यानी कि जनाभाव है यानी कि कमी है जनसंख्या की। ठीक है, स्थिति में है। दोनों ही दशाएं जो होती हैं अनेक समस्याओं से जुड़ी हैं। ठीक है, अतिरिक्त जनसंख्या की अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या नीति जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा जनसंख्या है तो उसका उद्देश्य ये होगा कि जनसंख्या की वृद्धि को कम करा जाए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि को कम करके जनसंख्या आकार को क्या करना है, नियंत्रित करना होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो भारत हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ की नीतियाँ कैसे होंगी, हमारे यहाँ की नीतियाँ ऐसी होंगी कि जनसंख्या को कम किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, जबकि जनाभाव की अवस्था में, जनाभाव का मतलब क्या होगा, जहाँ पे जनसंख्या की कमी है। ठीक है, तो जनाभाव की अवस्था में क्या होगा, जनसंख्या नीति का जो प्रमुख उद्देश्य होगा, ठीक है, उसका प्रमुख उद्देश्य जो होगा वो जनसंख्या को प्रोत्साहित करने का होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है, तो वहाँ पे उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ज़्यादा जनसंख्या हो, यानी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तथा आकार को बढ़ाना होता है। ठीक है, विकसित जो देश हैं, ठीक है, विकसित देशों में जो है परिवार नियोजन का प्रचलन जो है सरकारी प्रयास का क्या है, प्रतिफल कम तथा स्वैच्छिक अधिक, यानी कि वहाँ पे जो विकसित देश है वहाँ के जो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो है परिवार नियोजन का जो प्रचलन है वहाँ पे स्वैच्छिक रूप से है। यहाँ पे सरकार कहती है ऐसा करो, लेकिन वहाँ के लोग ऐसा करने के लिए जो है प्रेरित रहते हैं। कहाँ के, विकसित देशों में। तो वहाँ पे काम क्या स्वेच्छा से हो रहा है ना, खुद से हो रहा है, खुद की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जो विकसित देशों में जो है परिवार नियोजन का जो प्रचलन है वो सरकारी प्रयास का जो है प्रतिफल
प्रतिफल जो है कम है, ठीक है। तथा स्वैच्छिक संस्थाओं का यानी कि वॉलंटियर्स जो ग्रुप होते हैं तथा समाज सुधारकों के प्रयास से जो है उत्पन्न सामाजिक चेतना का परिणाम अधिक रहा है। यानी कि वहाँ के जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं, वॉलंटियर ग्रुप्स होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, वो सामाजिक चेतना यानी कि सोशल अवेयरनेस फैलाते हैं कि हमें जो है परिवार नियोजन का पालन करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ज़्यादा कार्य नहीं करती है, ठीक है। जो विकसित देश उनकी बात हो रही है, ठीक है। फिर विश्व के जो अधिकतर देशों में परिवार नियोजन के जो है सरकारी प्रयास जो हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्रारंभ हुए, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने कब इस पर परिवार नियोजन के लिए कुछ भी काम किया है, प्रयास किया, तो कब किया, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही किया है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्रारंभ किया है। 1950 में जो है परिवार नियोजन पर बल देने वाला जो है भारत जो है विश्व में पहला देश था। भारत इकलौता देश है, पहला जो देश था जिसने ये प्रारंभ किया था किस चीज को, परिवार नियोजन पर बल देने के लिए, ठीक है। तथा अधिकतर जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीतियों का जो है निर्माण मुख्यतः कब हुआ है, 1970 के दशक में हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई भारत में, हमने देख लिया कि जो है जनसंख्या के लिए जो नीतियां बनी है मुख्य रूप से, वो मुख्य रूप से नीतियां कब बनाई गई, 1970 के दशक। अब दशक का मतलब क्या होता है, 10 सालों का वर्ष, यानी कि 1970 के दशक का मतलब ये हुआ कि 1970 से ले करके जो 1979 तक, यानी कि समझ गए, यानी कि 10 सालों का वक्त जो होता है उसको बोलते हैं दशक, ठीक है। तो शब्दों को आपको पूरा उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं पता है किसी शब्द के मतलब उसका मीनिंग, तो उसको पहले जानने का प्रयास करें, उसके बाद ही उसको पढ़ें आगे, ठीक है। फिर जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहक नीतियां, ऐसी कौन कौन सी जो नीतियां हम देखेंगे जो जनसंख्या वृद्धि को क्या करेंगी, प्रोत्साहित करेंगी, ठीक है। जाना कि जनसंख्या जहाँ पे कम होगी वहीं पे तो ऐसा किया जाएगा, ठीक है। तो विकसित देश जो है, ठीक है, विकसित देश जो है जनसंख्या संक्रमण की निम्न स्थिरता अवस्था, ठीक है, एवं जनसंख्या ह्रासमान अवस्थाओं से क्या है, गुजर रही हैं। तो इससे पहले हमने जब जनसंख्या भूगोल स्टार्ट किया था तो उसका जो दूसरा वीडियो था तो इसी पे ही था कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है। तो जिन लोगों को पता नहीं है, नहीं मालूम है जनसंख्या संक्रमण क्या होता है, तो पहले वो वाला वीडियो देखें, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो पहले जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑप्शनल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत का जो है वीडियो बना हुआ है, अपलोड है, वहाँ पे आके इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले अगर आप समझे नहीं है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या होता है तो आपको आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन विकसित देशों में, जो ये विकसित देश हैं, देशों में जो विकास क्रियाएं हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास की क्रियाएं हुई हैं, एक्टिविटी हुई हैं, वो स्वयं क्या कर रही हैं, गर्भ निरोधक का काम करती हैं। वो क्या है, गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्टिव, ठीक है। तो विकसित देशों की खास बात यही है कि जो वहाँ पे विकास क्रियाएं हुई हैं, यानी कि विकास हुआ है वहाँ का देशों का, ठीक है, वो स्वयं क्या कर रही हैं, गर्भ निरोधक का काम कर रही हैं, ठीक है। जबकि जनसंख्या विस्फोट से गुजर रहे, यानी जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, विकासशील देशों की बात हो रही है या फिर अल्प विकसित देश हो गए, ठीक है। तो जबकि जनसंख्या विस्फोट से गुजर रहे विकासशील देश जो है गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करके जो है शीघ्र विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, एक जगह क्या है, विकास है, वही जो है गर्भ निरोधक के काम की तरह कार्य कर रहा है, और दूसरी जगह विकासशील देश हैं जो वहाँ पे क्या है, गर्भ निरोधक का कार्य का प्रयोग करके, जो गर्भ निरोधक का प्रयोग करके जो है विकास का कार्य किया जा रहा है। तो दोनों क्या अलग है ना, एकदम अपोजिट है ना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूरोप में जैसे, अब यूरोप में क्या है, यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 के बाद, यानी कि जो 2001 का वर्ष है, ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 के बाद से जो है नकारात्मक हो गई, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है, समझ गए। यानी कि जितने लोग वहाँ पे जन्म ले रहे हैं उसकी तुलना में वहाँ पे मृत्यु अधिक हो रही है, यानी कि CBR जो है वहाँ पे वो क्या है, बहुत कम है। हालांकि CDR है वो भी कम है, ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में जो है CBR कम होगी, तभी तो CDR अधिक होगी इसके कंपेयर में, सापेक्षिक रूप से, तभी तो प्राकृतिक वृद्धि जो होगी वो क्या होगी, नकारात्मक होगी ना, ठीक है। तथा यह प्रवृत्ति जो है पूर्वी यूरोप में सर्वाधिक है, यानी जो पूर्वी यूरोप का भाग है, ठीक है, तो वहां पे यह सबसे अधिक है,
तो यूरोप में भी अगर देखा जाए, यूरोप महाद्वीप में भी जो है पूर्वी क्षेत्र में जो है नकारात्मक ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे यानी जनसंख्या वृद्धि बहुत मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, और कुछ स्थानों पे जो है पूर्वी भागों में वहाँ पे तो है नकारात्मक स्थिति है। ठीक है, अब क्या होगा, पूर्वी यूरोप के देश जो है जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे ना, क्योंकि वहां पर जनसंख्या वृद्धि हो नहीं रही, कम हो रही जनसंख्या, तो ऐसे देश क्या करेंगे, जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, सक्रिय प्रयास करेंगे जिससे जनसंख्या वृद्धि को हो सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लिए जो है पैतृक अनुदान दिया जा रहा है, आवास की प्राथमिकता दी जा रही है, पूरे वेतन सहित जो है मातृत्व अवकाश। ठीक है, मातृत्व अवकाश क्या होता है, जब कोई भी माँ जो है कोई महिला जो है माँ बनती है तो उस समय जो है उसको छुट्टी की आवश्यकता होती है जॉब से। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तथा अन्य आर्थिक प्रलोभन जो है बहुल संतान परिवारों को जो है सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, यानी कि जिनके यहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको और अधिक फायदा मिलेगा, आर्थिक प्रलोभन दिया जाएगा। ठीक है, और पैतृक अनुदान क्या हुआ, मतलब यानी कि जो वहाँ का जो पिता है, ठीक है, तो पिता को भी छुट्टी मिलेगी बच्चे की केयर करने के लिए। ठीक है, तो पैतृक अनुदान उसको बोलते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं फैटर्निटी लीव। जैसे भारत में तो केवल मैटरनिटी लीव ही दी जाती है, क्योंकि भारत की सोच, यहाँ के लोगों का सोच यही है कि ना कि सारा जो परिवार को पालने की जिम्मेदारी होती है माता को ही होती है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, विकसित देश हैं जो, तो वहाँ पे जो है जितना महत्व माता को दिया जाता है उतना ही महत्व जो है पिता को भी दिया जाता है, ताकि वो अपने बच्चे की अधिक से अधिक देखभाल कर सकें अच्छे से। ठीक है, ये अंतर है हमारे समाज में और उनके समाज में। ठीक है, फिर पश्चिमी यूरोप की बात कर लेते हैं। पश्चिमी यूरोप में जर्मनी हो गया, फ्रांस है, ठीक है, में सरकारी प्रयासों से जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भी जो है जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, फ्रांस में जल्दी विवाह करने एवं गर्भ निरोधकों का प्रयोग ना करने के लिए जो है सरकार व्यापक पैमाने पर जो है प्रचार प्रसार कर रही है। नहीं कह रही है सब, फ्रांस की गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप जल्दी शादी कर लो, ठीक है, ताकि बच्चे पैदा करो, और मतलब गर्भ निरोधक यानी जो कंट्रासेप्टिव होते हैं उनका प्रयोग ना करो, ऐसे सरकार कह रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ जनसंख्या की कमी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में सरकार क्या चाहेगी, जनसंख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, जापान की बात कर लेते हैं। तो जापान में भी क्या है, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, यानी वहाँ पर भी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। इसके कारण क्या है, कार्यशील जनसंख्या में हुई कमी को पूरा करने के लिए, जब देखो जो बच्चे पैदा नहीं होंगे तो नवयुवक कहाँ से पैदा होंगे। ठीक है, तो कार्यशील जनसंख्या में कमी हो जाएगी ना, जो कार्य करने वाले लोग हैं को कम हो जाएंगे, बूढ़े यानी वृद्ध लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो कार्यशील जनसंख्या की कमी को पूरा करने के लिए जो है सरकार जो है अनेक प्रकार के आर्थिक प्रलोभन द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर क्या करी, बल दे रही है। ठीक है, फिर देख लेते हैं कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड जैसे जनाभाव, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, जनाभाव देशों की नीतियाँ जो है अप्रवासी समर्थक रही हैं, यानी कि बाहर से लोग आ जाए वहाँ पे, वहाँ के लोग काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो चाहते हैं कि दूसरे देशों से, जैसे भारत हो गया या फिर अन्य एशिया के विभिन्न देशों से वहाँ पे लोग आकर के वहाँ पे रहें, वहाँ पे आके काम करें आकर के। ठीक है, लैटिन अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, व उरुग्वे, ठीक है, की जनसंख्या नीतियाँ भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहन हेतु कार्यरत है, यानी वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़े, ऐसी वो जनसंख्या नीतियों को ला रहे हैं जो जनसंख्या को बढ़ाए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि अफ्रीका की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका के कुछ विकासशील देशों में, ठीक है, यह मानते हुए, यानी वो ऐसा मान रहे हैं कि आर्थिक विकास के लिए, यानी आर्थिक विकास के लिए श्रम शक्ति में क्या है, निरंतर उनकी वृद्धि आवश्यक है, यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की नीति अपनाई गई, यानी इसीलिए जो है उन्होंने क्या अपनाया है, जनसंख्या वृद्धि की नीति। हालांकि है विकासशील देश वो, लेकिन वो चाहते हैं, वो सोच रहे हैं, उनका मानना यह है कि आर्थिक विकास करना है तो उसको श्रम शक्ति चाहिए, श्रम शक्ति के लिए जो है जनसंख्या वृद्धि की नीति को उन्होंने अपनाया है। जैसे कौन कौन से देश हो गए, जैसे गिनी हो गया, वहाँ का आइवरी कोस्ट हो गया, ठीक है, लेबनान हो गया, जाम्बिया हो गया और माली हो गया। ठीक है, तो ये सारे अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पे ऐसा हो रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम।
देखिए अब दक्षिण पश्चिमी एशिया की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया आपको पता है कौन सा, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया, तो मैप में भी आप इन देशों को निहारते रहिएगा ताकि आपको लोकेशन मालूम हो पाए कि कौन से देश कहाँ पे स्थित हैं, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण मध्य में है कि यहाँ पे है, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आप एक भूगोल के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पे है, क्योंकि वितरण ही क्या है, भूगोल है, ठीक है। कौन सी चीज कहाँ है, यही तो पढ़ना है भूगोलवेत्ता को, ठीक है। तथा मध्य एशिया की बात कर लेते हैं। मध्य एशिया के पूर्व, ठीक है। अब मध्य एशिया के जो है, देखिए मध्य एशिया में जो है ये तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, इस टाइप के शायद देश जो है ये सारे आते हैं, मिडिल ईस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मध्य एशिया में क्या है, जो पहले जो पूर्व सोवियत संघ के विघटन से स्थापित, यानी कि पहले किसके भाग थे ये यूएसएसआर का भाग था, ठीक है। यानी कि रसिया पहले क्या एक बहुत बड़ा संघ था, ठीक है। बाद में 90 के दशक में, यानी कि 1990 के आसपास के समय में ये विघटित हो गया, यानी कि अनेक, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, इस तरह के अनेक अन्य देश विश्व मानचित्र पर उभर कर आए। पहले किसका भाग थे, जो सोवियत संघ का हिस्सा थे, ठीक है, यूएसएसआर का। तो वही लिखा हो मध्य एशिया के जो है पूर्व सोवियत संघ के विघटन से, यानी पूर्व सोवियत संघ जो था पहले यूएसएसआर, उसके विघटन से, नहीं टूट जाने से स्थापित गणतंत्रों, यानी नए गणतंत्र स्थापित है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है, आदि देशों में क्या है, जनसंख्या वृद्धि को जो है प्रोत्साहित किया गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी जनसंख्या जो है उसमें कमी है। राजनीतिक सुरक्षा के कारण जो है अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, सीरिया हो गया इत्यादि में जो है सरकारें जनसंख्या वृद्धि के ही पक्ष में है, यानी कि वहां की सरकारें क्या चाहती हैं कि वहां जनसंख्या में वृद्धि हो, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, जहां पर कौन कौन से देश आएंगे, इससे आसियान के जो देश हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा महत्वपूर्ण संगठन के रूप में आसियान को। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया इत्यादि देश जो है जन्म नियंत्रण के पक्षधर नहीं है, यानी ये देश भी नहीं चाहते हैं कि जनसंख्या पे नियंत्रण हो, ठीक है। तथा इनकी जो राष्ट्रीय नीतियां भी हैं क्या है, जन्म वृद्धि दर की पोषक है, यानी वो भी ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे जन्म वृद्धि दर अधिक हो, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहक नीतियां जो है सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है। यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकला कि चाहे विकसित अर्थव्यवस्था हो चाहे विकासशील हो, ठीक है, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो है जनसंख्या को प्रोत्साहन करने वाली नीतियां अपनाई जा रही हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल विकसित देश ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे विकासशील देश भी हैं जो ऐसी नीतियों को अपना रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, पोषक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्या होगा, अगला होगा हमारा जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित, यानी कि कम करने वाली नीतियां। अब ऐसे में कौन सा आएंगे, चाइना है, भारत है, ये सारे जो देश आएंगे, ठीक है। तो विश्व के जो अधिकतर विकासशील देश हैं, तो यहाँ खास बात क्या होगी, अधिकतर विकासशील देश, जैसे वहां पे अधिकतर विकसित देश थे, ऐसे यहाँ पे क्या है, अधिकतर विकासशील देश जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से क्या है, गुजर रहे हैं। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, ठीक है, बहुत ही तेजी से बढ़ने को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। तथा जनसंख्या आकार को एवं वृद्धि दर की अधिकता, ठीक है, विकास मार्ग में एक प्रमुख बाधा बन गई, ठीक है। यहाँ के देशों का मानना यह है कि जनसंख्या में जो है तेजी से वृद्धि हुई, जनसंख्या का आकार तेजी से बढ़ा, इससे क्या हुआ, जो यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटी थी, यानी विकास मार्ग थे, वो बाधा आ गई उनमें, ठीक है, वो उनमें एक बाधा उत्पन्न हो गई। इसलिए क्या है, इन देशों ने जो है गर्भ निरोधकों को, यानी जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, उनको ही विकास का सर्वोत्तम साधन माना, यानी कि इनका मानना यह है कि अगर हमको विकास करना है तो हमको गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जनसंख्या में कमी हो सके, ठीक है। पिछले 3-4 दशकों में, यानी 30 से 40 वर्ष, 3-4 दशकों मतलब क्या हुआ, 3 और 1 दशक में होते कितने हैं, 10 साल, तो इसका मतलब 30 साल हुआ ना, 4 दशक मतलब 4 × 10 मतलब 40 साल, तो 30 से 40 करेंगे मतलब, ठीक है। तो पिछले 3-4 दशकों में अनेक देशों में जो है जनसंख्या वृद्धि में कमी करने वाली नीतियां क्या है, अपनाई गई हैं, ठीक है।
जैसे बात कर लेते हैं तो कौन सा आएगा, भारत आएगा, चाइना आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएंगे। ये सारे ऐसे देश होंगे जो इस तरह की नीतियों को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी हुई है और इनका मानना है कि ये सारी जनसंख्या अधिक वृद्धि होने से उनके विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो वही है चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्यूबा, सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा ट्यूनेशिया इत्यादि जो है देशों में निःशुल्क एवं कानूनी गर्भपात सुविधाओं की उपलब्धता, यानी कि वहाँ पे जो है गर्भपात कराना यानी कि अबॉर्शन कराना जो है वो लीगल है, यानी कि इलीगल नहीं, यानी कि अवैध नहीं है। ठीक है। फिर निःशुल्क गर्भ निरोधकों का वितरण, यानी कि जो है गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं और कॉन्डोम्स होते हैं या फिर अन्य तरह के जो है जो गर्भ निरोधक है तो उनका निःशुल्क यानी कि बिना पैसे के जो है उनका वितरण किया जाता है। इन देशों में जन संचार माध्यमों द्वारा जो है गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल के प्रति लोगों में क्या करते हैं, जागरूकता लाते हैं तथा छोटे परिवार एवं सुखी परिवार का प्रचार प्रसार करना, यानी कि छोटा परिवार सुखी परिवार का इस तरह की जागरूकता फैलाते हैं लोगों में। जनसंख्या वृद्धि को ये सारे कार्यक्रम क्या करते हैं, हतोत्साहित करने संबंधी प्रमुख कदम, यानी कि इन देशों में इस तरह के कदम उठाए गए हैं। किसके लिए? जनसंख्या को हतोत्साहित करने के लिए, यानी जनसंख्या को कम करने के लिए। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ देशों में जैसे, ठीक है, कुछ देशों में जो है जन्म दर को अधिक करने के, ठीक है, कुछ देशों में जो है जन्म दर यानी कि जो जन्म दर होती है यानी कि CBR क्रूड बर्थ रेट को कम करने के लिए सरकारी प्रयासों में जो है आर्थिक प्रलोभन के साथ साथ, ठीक है, आर्थिक दंड, यानी या तो आर्थिक प्रलोभन दिया जा रहा, अगर उसका उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को दंड भी दिया जाएगा, आर्थिक दंड यानी जुर्माना लगाना जैसे, ठीक है, वह बल का यानी कि फोर्सफुली का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे सिंगापुर में 3 बच्चा होने पर माता पिता को जो है $100 अर्थदंड लगाया जाता है, यानी कि अगर 2 बच्चे हैं तो ठीक है, तीसरा बच्चा हो गया तो $100 देना पड़ेगा उसको, माता पिता को। ठीक है। तथा बच्चों की और संख्या बढ़ने पर यह और भी ज़्यादा लगाया जाता है, यानी ज़्यादा और बच्चे पैदा करोगे तो और ज़्यादा जो है आर्थिक दंड लगाया जाएगा। ठीक है। भारत में बात करते हैं तो भारत में 1976-77 यानी कि जो इमरजेंसी का टाइम था में कड़ी एवं कठोर नसबंदी की नीति अपनाई गई। ठीक है। किंतु यह प्रयास क्या रहा, असफल रहा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जनता का सहयोग नहीं होगा तो फिर वो प्रयास तो असफल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लोग जो है जबरदस्ती की जा रही ना लोगों के साथ, तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ की जनता जो है खिलाफ हो जाती है चीज़ों के। ठीक है। चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना में जो है 1970 से जो है पहले पूर्व, ठीक है, तो चाइना में जो है 1970 से पहले जनसंख्या वृद्धि की नीति इस आधार पर जो है अपनाई गई थी कि अधिक श्रम शक्ति से जो है आर्थिक विकास अधिक होगा। देखो चाइना में जो है क्या मानते थे 1970 से पहले कि जनसंख्या वृद्धि करी जाए, जनसंख्या को तेजी से बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, श्रम शक्ति पैदा होगी और जो कि क्या करेगी, विकास कार्यों को गति देगी। ठीक है। लेकिन परंतु क्या होगा, समय के साथ क्या यह महसूस किया गया कि जनाधिक यानी ज़्यादा जनसंख्या जनाधिक जो है विकास में एक बाधक बन रहा है। ठीक है। यानी कि वो विकास को रोक रहा है, बाधा के रूप में है। 1970 में सरकार, यानी कि 1970 से पहले कुछ नीति और थी, 1970 में सरकार ने जो है कठोर नीति अपनाते हुए, यानी बहुत ही रिजिड, ठीक है, कठोर नीति अपनाई गई। परिवार का जो आकार जो है 2 बच्चों तक सीमित रखने का जो है प्रभावी नीति लागू की। ठीक है। यानी कि 1970 के बाद ये नीति लागू की कि 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे नहीं होने हैं। ठीक है। फिर 10 साल के बाद यानी कि 1980 का समय आ गया, जब उसके 1980 में जो क्या बोला उन्होंने, चाइना गवर्नमेंट ने, कि यह लक्ष्य जो है केवल एक बच्चा यानी 1 चाइल्ड पॉलिसी को उसने अपनाया, यानी कि 1980 में जो है यह लक्ष्य केवल जो एक बच्चे तक सीमित कर दिया गया। ठीक है। फिर यह कार्यक्रम उच्च स्तरीय राजनीतिक संगठन, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण, आर्थिक प्रोत्साहन व सार्वजनिक प्रेरणा द्वारा जो है राष्ट्रीय हित में चलाया जा रहा था, यानी कि राष्ट्र के लिए ऐसा तुम करो, एक बच्चा ही पैदा करो राष्ट्र के लिए। ठीक है, समझ गए, राष्ट्रीय हित को वहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया गया। ठीक है। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार की जो बलात् नीतियाँ, बलात् नीतियाँ क्या होती है कि बलपूर्वक लागू की जाती हैं। नीतियों की आलोचना जो है मुख्यतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है एवं मानवाधिकार के उल्लंघन के आधार पर हुई। ठीक है। इस रूप में देखा जाता है कि इस तरह के जो नीतियाँ होती है वो
मानव के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जबकि बच्चे कितने होने चाहिए वो व्यक्ति की को चुनने का अधिकार होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जनसंख्या नीतियाँ क्या रही हैं विश्व में, समय के साथ साथ कैसे परिवर्तनशील हुई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ।